Hello students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. In the previous episode, we have finished till question number 4.8. Here we are going to start from 4.9 onwards. So let's start the lecture. So start करते हैं क्वेश्चन 4.9. क्वेश्चन में है स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 cm consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.80 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by the coil? देखिए, इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं और सारी वैल्यू जो है वो आप पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा. तो आपको क्या करना है, इसमें हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं. आपने ये डेरिवेशन किया होगा torque experienced by the coil when placed in uniform magnetic field. इसमें ज़्यादा कुछ मैं आपको नहीं, पूरा डेरिवेशन नहीं सिखाने वाली हूँ, बट मैं आपको एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी. देखिए, ये हमारा क्या है, इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, कॉइल है, और ये सपोज कीजिए दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉइल एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमारा कॉइल क्या एंगल बना रहा है यहाँ पर, थीटा. ठीक है, ये क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. एंड ये जो है मीन्स ये एंगल, होल एंगल 90 डिग्री, दिस इज नॉर्मल टू द कॉइल. ये जो लाइन दिख रही है दैट इज नॉर्मल टू द कॉइल. और मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द कॉइल के बीच में मैं एंगल क्या ले रही हूँ, अल्फा. ओके, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब हम कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कंसिडर करते हैं तो हमारा होता है इसका फॉर्मूला BINA cos थीटा. ओके, वेयर थीटा किसके किसके बीच में एंगल है, कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है. लेकिन अगर मैं नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल लेती हूँ तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा BINA साइन अल्फा. बुक्स में आपका ये भी फॉर्मूला देते हैं, ये भी फॉर्मूला दिया होगा. कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कब हम ये फॉर्मूला लें और कब ये फॉर्मूला लें. सो एंगल अगर हमारा कॉइल के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ है तब हम ये फॉर्मूला लेंगे, मतलब ये है हमारा फॉर्मूले का मीनिंग. और अगर कॉइल के साथ, मतलब कॉइल का जो नॉर्मल है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है, दैट मीन्स हम ये जनरली हम यही फॉर्मूला BINA या IBNA साइन अल्फा लेते हैं, या थीटा, जो भी आप उसको कंसिडर कीजिए. डिपेंड्स कि आपने ये वाला एंगल किसको लिया है, अल्फा लिया है, बीटा लिया है, गामा लिया है, जो भी वो वहीं पर वो एंगल आ जाएगा. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. बाकी बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल है, मीन्स अलोंग द वायर या अलोंग द कॉइल है, एंड ये नॉर्मल टू द कॉइल है. और उसके साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है हमारा, the coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो नॉर्मल टू द कॉइल, दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड जो नॉर्मल है इसके बीच में एंगल गिवन है. अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल के बीच में एंगल दिया होता देन हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता, और अगर आपको नॉर्मल से ही निकालना है तो आपको 90 से माइनस करना होता. ये इम्पॉर्टेंट थिंग गिवन है. ठीक है, सो अल्फा इज 30 डिग्री
एंड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है हमें ये, ठीक है। करंट इज 12 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स इज 20। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इंटू साइड होता है, सो 10 इंटू 10 मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻⁴ लगाएंगे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, और एरिया मेरे पास कितना मिलेगा, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब इसमें फिजिक्स ख़त्म हो चुकी है, आपको मैथमेटिक्स यूज़ करना है, फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू मतलब साइन के टर्म्स में लेंगे। अगर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ होता तो कॉस के टर्म्स में ले लेते। ठीक है, सो अब वैल्यूज़ पुट कीजिए, 0.80 इंटू करंट है 12, नंबर ऑफ टर्न्स है 20, एरिया है 10⁻⁻² और साइन 30 डिग्री। साइन 30 पुट करेंगे यहाँ पे, साइन 30 बिकॉज अल्फा 30 है, सो साइन 30 क्या होता है, 1/2। ठीक है, सो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट लिख देती हूँ साइन 30 विच इज़ 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे। ओके, सो ये हो जाएगा मेरा 0.96, ओके, 0.96 हो जाएगा न्यूटन मीटर। टॉर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। सो आंसर आ जाएगा मेरा 0.96 न्यूटन मीटर। सो हमारे पास क्वेश्चन है, 2 मूविंग कॉइल्स मीटर्स M1 M2 हैविंग द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। तो हमें क्या दिया हुआ है, ये 2 मूविंग कॉइल मीटर्स के हमें ये रेडियस, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कुछ गिवन है। स्प्रिंग कांस्टेंट आइडेंटिकल फॉर 2 मीटर ऐसा बोला है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। ठीक है, तो हमें इनका करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी को कंपेयर करना है। तो देखिए, अगर आप बाई चांस सेंसिटिविटी का इसमें फॉर्मूला भूल जाते हैं या क्या होता, क्या है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर मीन्स वो स्मॉल करंट में भी लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा, देन द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड सेंसिटिव। तो आपको सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सेंसिटिव क्या होता है, गैल्वेनो व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव, ये पता होना चाहिए। तो कब वो सेंसिटिव बोलेंगे, व्हेन इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शन इवन अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट पास थ्रू इट। ओके, तो अब बात आती है करंट सेंसिटिविटी। भूल गए बाय चांस आप एग्जाम में, तो आपको किस तरह से ये मेमोराइज करवाएगा फॉर्मूला, वो भी देखते हैं। तो हमें पता है टॉर्क जो होता है, मैक्सिमम टॉर्क, वो हमारा BINA होता है। अभी हमने पिछले फॉर्मूले में देखा था BINA साइन अल्फा, तो मैक्सिमम टॉर्क व्हेन अल्फा इज 90 डिग्री और कितना होगा, BINA होगा। एंड यहाँ पर हमारा क्या होता है, ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड जो है, टॉर्क प्रोड्यूस जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस। तो टाउ इक्वल्स टू K थीटा, वेयर हमारा जो ये होता है K जो होता है दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको हम रिस्टोरिंग वो टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट बोल सकते हैं। ओके, थीटा इज द ट्विस्ट एंगल। तो इस केस में जैसे कि हम करते हैं ना, SHA में किया था कि F इक्वल्स टू KX होता है, या F इक्वल्स टू -KX होता है, सेम लाइक दैट। ठीक है, सो अब बस इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए, BINA इक्वल्स टू K थीटा। ठीक है, कभी आप भूल गए तो आप ये चीज़ जो है वो ध्यान रख लीजिए, BINA इक्वल्स टू K थीटा। ओके, अब हम थीटा बाय आई का रेशियो देखेंगे क्या हो जाएगा। सो BNA अपॉन K इक्वल्स टू थीटा अपॉन आई, एंड दिस इज नथिंग बट योर करंट सेंसिटिविटी। इसे ही हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ये आ गई हमारी क्या, करंट सेंसिटिविटी। आ गया ना फॉर्मूला आपके पास करंट सेंसिटिविटी का। बस आपको क्या करना है, BINA और K थीटा दोनों इक्वेशन को इक्वल। ठीक है, एंड I बाय थीटा का रेशियो इज द करंट सेंसिटिविटी।
अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, यहाँ पर हम ट्विस्ट एंगल पर यूनिट वोल्टेज लगा देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ आर आ जाएगा, तो BNA/KR लगा देंगे तो वो हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी बन जाएगा। अब डिफाइन भी आप कर सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा करंट सेंसिटिविटी का ट्विस्ट एंगल पर यूनिट करंट, ठीक है, ट्विस्ट एंगल पर यूनिट करंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, एंड ट्विस्ट एंगल जो है पर यूनिट वोल्टेज, दैट इज व्हाट द वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। सो करंट सेंसिटिविटी ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, ऐसे याद रखेंगे करंट सेंसिटिविटी को, ठीक है, ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, और वोल्टेज सेंसिटिविटी ट्विस्ट प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा हमारा रेडियन पर व्हाट एम्पियर, ओके, रेडियन पर एम्पियर या फिर एंगल पर एम्पियर, ये इसका क्या हो जाएगा हमारा ऐसा यूनिट हो जाएगा। और वोल्टेज प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी। चलिए अब बस कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करके वी नीड टू फाइंड द रेशियो। हमें क्या बोला है, अच्छा इसमें क्या है, के दोनों के सेम है ऐसे बोला है, K1 जो है इक्वल्स टू K2 है, बिकॉज स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर 2 मीटर, ओके, K1 इक्वल्स टू K2 कांस्टेंट है। तो हमें सेकेंड कॉइल इज टू फर्स्ट कॉइल का करंट सेंसिटिविटी का पहले रेशियो फाइंड करना है, करंट सेंसिटिविटी का, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर, नहीं तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 और करंट सेंसिटिविटी ऑफ M1। तो क्या हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी M2 की B2N2A2 और B1N1A1। अब ये अपॉन के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा बिकॉज K1 इक्वल्स टू K2 है। बस अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो व्हाट विल यू गेट, B2 क्या है 0.50, N2 इज हाउ मच 42। ये वैल्यूज थोड़ा ठीक पुट कीजिएगा, कहीं इसमें पुट करने में मिस्टेक हो गई तो मे बी मेरा आंसर रॉन्ग आ जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे वैल्यूज़ को। 0.25, N2 इज़ 30। बस यहाँ से आपका कैलकुलेशन का ही काम है और कुछ वैसा काम नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए आराम से कट करते हैं, ये 2 हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया हमारा, 18 1 18 2 36, ओके। So here 2 and 2 will cancel out, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये 10 एंड ये कितना हो गया 1/4, सो विल गेट 1.4। और हम कह सकते हैं ये रेशियो कितना हो गया 1.4:1, या फिर हम इसको कह सकते हैं 7:5, ओके, 7 और ये 5। तो हमारा करंट सेंसिटिविटी का जो रेशियो है, the ratio of current sensitivity will be 7:5, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.4:1, ओके। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी का देखते हैं, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का क्या हो जाएगा, सिर्फ ये R हो जाएगा हमारा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ सेकेंड, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा B2N2A2 और R1 आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि R ऊपर जाएगा, राइट, एंड B1N1A1, ओके, इंटू R2। अब देखिए ये मैं दोबारा से वैल्यूज़ नहीं पुट कर रही हूँ, सिर्फ R1 R2 इतना तो मैं सॉल्व कर ही चुकी हूँ, तो मेरे पास कितना आया 7:5 आया, इतना वैल्यू जो है, तो 7/5 मैंने लगा दिया, और R1/R2, तो R1 क्या है हमारे पास 10 है, और R2 क्या है हमारे पास 14 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए, समझ में मैंने क्या किया, मैंने ये जो रेशियो है इसको दोबारा से नहीं निकाला, वही 7:5 जो है वो पुट कर दिया, और R1/R2 का रेशियो जो है गिवन जो है मेरा R1 और R2 का रेशियो वो पुट कर दिया। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो
तो जो इसकी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो होगा वो 1:1 आ जाएगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन करने के बाद आपको सिर्फ ये न्यूमेरिक का सॉल्व करना ही नहीं आएगा, आपको ये पता चला इसमें कि होता क्या है, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसका अगर एसआई यूनिट पूछे वो आप दे सकते हैं, फॉर्मूला देख सकते हैं, और बाय चांस अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो भी आप इन दो इक्वेशन को याद रख कर सकते हैं। और ये इक्वेशन आपके लिए नई नहीं है, ये दैट इज अ ओल्ड इक्वेशन, और ये तो आप 11th स्टैंडर्ड से यूज करते आ रहे हैं, F = -kx के फॉर्म में, उसी से कंपेयर कर सकते हैं आप। So here we have finished till question 4.10. From 4.11 you will learn in our next episode. So till then keep practicing.